हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एलआरसी अमीन से रिलेटेड। आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन था जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से मिलते रहता है। तो उसी के बारे में कुछ अपडेट है आप सभी के लिए। और आप सभी के सामने जो मैं स्क्रीन पे खोल के रखा हूँ, ये गाइडलाइंस है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एलआरसी के पद पे जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे थे, चाहे वो अमीन के हो, कानूनगो के हो, बंदोबस्त पदाधिकारी के हो, ठीक है, उन सभी के लिए या क्लर्क के लिए हो, सभी के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया था। और इस गाइडलाइंस के आने के बाद कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो गए थे। तो उस स्टूडेंट्स की परेशानी को आज मैं सॉल्व करना चाहूंगा, अच्छे तरीके से उनको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। और खास करके सीबीएसई वाले बच्चे जो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि 500 मार्क्स दे या 100 मार्क्स दे, इसके भी बारे में आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को पता है कि 16 नवंबर तक फॉर्म भराने वाला है। और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। क्योंकि लास्ट समय क्या होता है, सर्वर बिजी हो जाएगा, तब आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। और हाँ, एक और आप लोग गलती ना करें। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म भर देते हैं और फाइनलाइज करते हैं बहुत लेट से। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, प्रीवियस जब आया था वैकेंसी तो आप लोगों को मैं लिस्ट दिखाऊंगा उसका, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो सारा फॉर्म को फिलअप कर दिए थे लेकिन फाइनलाइज करना छोड़ दिए थे। मतलब समझो लास्ट स्टेप फाइनलाइज होता है। ठीक है। तो ये भी आप लोग गलती ना करें कि लास्ट समय कर देंगे, लास्ट समय कर देंगे। हो सकता है उस समय सर्वर बिजी हो जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो फाइनलाइज जो है आप लोग पहले ही कर दे, लास्ट समय का इंतजार ना करें। डॉक्यूमेंट बहुत सारे बच्चे का कलर अपलोड कर दिए हैं। और ये मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया था, बहुत जगह भी मैंने भी देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया कि सर 400 केवी के अंतर्गत और सभी चीजें हो जाती थी डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, 400 केवी के अंतर्गत जो मार्कशीट है, जो ओवरऑल सभी को हम लोग एक साथ मर्ज करके डालते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्वालिटी का फर्क पड़ रहा था। तो उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका क्वालि उस मार्कशीट के सर्टिफिकेट नंबर अगर आपका दिखाई दे रहा है सही से, और अगर आपका मार्क्स नीचे का अच्छे से दिखाई दे रहा है और बीच में ब्लर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इम्पोर्टेंस होता है कोई भी आप जो जमा कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर और नीचे वाला बस मार्क्स। बीच में अगर और नाम रहा तो नाम भी उतना इम्पोर्टेंट माना रहेगा, नाम तो समझ ही रहे हो। आपका वो सर्टिफिकेट से ही चेक हो जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लर आता भी है तो परेशानी वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग अपलोड कर दो। ठीक है। तो बहुत जगह मैंने बच्चे का देखा भी, बहुत सारे बच्चे मैसेज करके भी चेक करवा देते कि क्या ये मेरा सर सही है या नहीं है। तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर ब्लर आ रहा है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर और नीचे वाला मार्क्स और अपना नाम देख लो, अगर सही से आ रहा है और बाद बाकी थोड़ा मेरा ब्लर भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग अपलोड कर दो। पहला तो ये सोल्यूशन निकल गया आप सभी का। बहुत ज्यादा कॉल आ रहा था इस पे खास करके। उसके बाद 10th के सीजीपीए वाले काफी ग्रुप में भी जोड़ा गया कि सर क्या होगा, 500 होगा या 100 होगा। सर गाइडलाइंस में तो कुछ और ही दिया है। गाइडलाइंस भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। गाइडलाइंस में ये दिया हुआ है सर कि सीजीपीए ग्रेड सिस्टम रहेगा तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स कैसे भरेंगे। जैसे किसी को 9.12 है, ठीक है, मान के चलो किसी को 9.12 आया सीजीपीए, इसको क्या किया वो 9.12 से कुछ सी से मल्टीप्लाई करके 9.5 से मल्टीप्लाई करके इसका आ गया परसेंटेज, मान के चलो 87.5। तो सरकार बोल रहा है कि आप जो है 100 भर दो टोटल मार्क्स में और ऑब्टेन मार्क्स में भर दो 87.5। तो ऐसे भी आपका 87.5% बन जाएगा। चलो ये भी सही है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है बहुत सारे को। यहाँ पर तो सर 100 कह रहा है, 500 भी तो भर सकते हैं सर। जी हाँ, आप लोग दोनों भर सकते हैं। आप कहोगे दोनों भर सकते हैं, 100 भरो या 500 भरो, दोनों सही है। आप कहोगे सर कौन ज्यादा सही है, ये भी क्वेश्चन होगा मन में। आप दोनों तो सही है सर मान गए, लेकिन कौन ज्यादा सही है आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा। इंजीनियर हो तो ये सोचना भी चाहिए। अब मेरा कहना है दोनों ज्यादा सही है। कैसे सही है मैं बताता हूँ। जब आप लोग 10th का देखते होगे, 10th का जब आप लोग मार्कशीट देखते होगे
तो आप लोग देखते हो कि इस टाइप का आपका मार्कशीट बन के आता है। जैसे यहाँ पर किसी का दिया हुआ है 9.2 CGPA आया हुआ है, ठीक है, चलो मान लिया मैंने। अब जब इसका पीछे आप लोग जाके देखोगे तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वहां पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट ओरिजिनल कॉपी से दिखा रहा हूँ, और आपको इसके लिए हाफी देफी तार भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन फॉर्मूला आपका जो कॉलेज का है वो मैंडेटरी है काउंसलिंग के टाइम में लाने के लिए। क्लियर है बात। तो आपके मन में भी आएगा क्वेश्चन, सर ऐसा डालेंगे तो कन्वर्जन फॉर्मूला लाना है। कुछ नहीं लाना पड़ेगा सीबीएसई वालों को, क्योंकि उनके पास जब आप लोग का मार्कशीट होता है उसके पीछे उल्टा के देखोगे, इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे नीचे वाला, यहाँ पर जो मैं आप लोग देख रहे होगे नीचे में, सब्जेक्ट वाइज इंडिकेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क 9.5 इंटू जीपी ऑफ द सब्जेक्ट। जीपी ऑफ द सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से सुनो बात को। क्या बोल रहा है कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स को पता करना है, सब्जेक्ट वाइज, सुन लो बात को, सब्जेक्ट वाइज पता करना है, तो 9.5 को जीपी ऑफ द सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। लिखा हुआ है देखो, अब इसको तो काटेगो नहीं, ये तो गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सीबीएसई के जस्ट पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये क्लियर हो जाओ। तो अब देखो, हमको निकालना है किसी एक सब्जेक्ट का, तो उसको भी 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को निकालना है, जैसे अगर मान के चलो इंग्लिश का निकालना है 9 है, तो 9 को क्या करेंगे 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को भी 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से भी आपका क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो 500 भर रहे हो वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद एक और देखो, एक और पॉइंट यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ओवरऑल इंडिकेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है, तो 9.5 को सीजीपीए से मल्टीप्लाई करना है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या था, 100 और 500। देखो 100 भी डालोगे तो आप ये सेकेंड वाले को फॉलो कर रहे हो, और 500 भी डालोगे तो पहले वाले को फॉलो कर रहे हो। आपका तो इसमें दिया है, दोनों दिया हुआ है, तो क्या टेंशन है। कुछ भी भरो, आपका गलत नहीं होगा। 100 भरोगे या 500 भरोगे, दोनों सही है। और ये कहना गलत है कि आपका गाइडलाइंस में दिया है 100 के अनुसार इसलिए 100 भरते हैं। आप 500 ही भरोगे ना, तो वो भी आपके गाइडलाइंस के ही अनुसार है। कैसे गाइडलाइंस के अनुसार, गाइडलाइंस में दिया है ना सीजीपीए सिस्टम है तो वहां ऐसा करना है। लेकिन आपका जो मार्कशीट है, आपका उसमें मेंशन है ना, आपका मार्कशीट में तो मार्क्स भी मेंशन कर दिया गया है एक तरीका से। यहाँ पर क्लियरली शो कर दिया गया कि मार्क्स आपका 500 के हिसाब से है। समझ में आया बात को, यहाँ तक मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो ये प्रकार के टेंशन आप लोग ना रखो। वो जो खास करके जो सीजीपीए सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि आप अपने कॉलेज से पता कर लो क्या सिस्टम है उसके बारे में, वो मेनली इसलिए है, बहुत जगह आप लोग कॉलेजेस के बारे में जब पता करोगे, डिप्लोमा के कॉलेजेस के बारे में, वहाँ ईयर वाइज एग्जाम भी होता है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी कॉलेज में सेमेस्टर वाइज, तो यहाँ जैसे बिहार में होता है। तो और किसी किसी कॉलेज में ग्रेड सिस्टम ही होता है, वहाँ मार्क्स ही नहीं देता है। और लास्ट सेमेस्टर का भी देखोगे तो ग्रेड ही देता है। तो वहाँ आप लोग कैसे पता करोगे। तो मैंने जब याद करो, जब पहला वीडियो मैंने बताया था, मैंने कहीं पर सीबीएसई का नाम को मेंशन नहीं किया था वहां, क्योंकि क्लियर था 500 और उस हिसाब से भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये चिंता ना करना है, ठीक है। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था कि डिप्लोमा वाले का जहाँ पर ग्रेड सिस्टम रहता है, वहां के लिए आप लोगों को गाइडलाइंस में मेंशन किया जा रहा है ज्यादातर, कि वहां के बच्चे अपने कॉलेज से पता कर ले कि आपका कॉलेज में क्या है, क्या सिस्टम है, ग्रेड में मार्क्स, ग्रेड पे में चेंज करने के लिए। उनको फिर टोटल मार्क्स पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनका कितना सारा सब्जेक्ट रहेगा, 10 गो 12 गो 18 गो सब्जेक्ट रहता है, तो ओवरऑल मार्क्स नहीं पता कर पाता है। तो वो डायरेक्ट जो है उतना कौन पता करेगा, तो इसलिए वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं 100 और ऑक्टेन मार्क्स का कैलकुलेशन के हिसाब से। सीबीएसई वाले परेशान हो गए इसमें। सीबीएसई वाले को तो क्लियर है भाई कि 500 या 100 दोनों सही है, दोनों को, दोनों का मेंशन किया हुआ है आपके सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये बात को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात आते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है हमारे पास,
बहुत सारे बच्चे, सबसे पहला बात तो मैं ये भी एक जगह सुन रहा हूँ, जाति जो है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को, वो आपको एनसीएल ही देना है, नॉन क्रीमी लेयर ही देना है। आप लोग क्या कर रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट सिंपल लगा देते हो, ईबीसी वाला या बीसी वाला, वो मांग ही नहीं रहा है। अगर आप बीसी या ईबीसी में हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर ही दे, और कुछ नहीं मांग रहा आपसे। समझ में आया बात को, आप डायरेक्ट नॉन क्रीमी लेयर ही देना है आप लोगों को, ठीक है। और बिहार का ही दे, ये भी ध्यान से सुने, बिहार का ही देना है, बाहर का नहीं देना है। और डॉक्यूमेंट कलर अपलोड कर दें, बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि कलर अपलोड कर देते हैं सर। देखो ये सभी चीजों से दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन मेरा ये कहना है, आपको गाइडलाइंस जो दिया गया है, आपका वहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, तो इन सभी चीजों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है, आप लोग डायरेक्ट लिखते हो एसबीटीई, लिख देते हो कि कहाँ पर पढ़ रहे हो, तो एसबीटीई। तो देखो मेरा कहना है कि आप लोग फॉर्म भर रहे हो, तो ये सभी चीजों को सीखो, ठीक है। आपको एसबीटी नहीं, डायरेक्ट लिखना है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉमा बिहार। ये एक सही तरीका है पूरा नाम के साथ लिखने का। समझ में आया बात को यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे सीबीएसई ही लिखना है, तो सिर्फ सीबीएसई नहीं लिख दो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो आपका होता है, सीनियर सेकेंडरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वो पूरा लिखो। जगह आपका बहुत सारा है उसमें, आप लोग देखोगे जब प्रिंट आउट करके, जगह बहुत ज्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है। और जैसे सीबीएसई का सब्जेक्ट में भी है, अगर आप पांचों सब्जेक्ट का नाम भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, और ऑल भी लिखोगे तो गलत नहीं है। समझ में आया बात को। तो मेरा भी और करना है कि पांचों सब्जेक्ट का नाम ही लिख दो, क्या दिक्कत है, जगह आपके लिए बहुत ज्यादा दिया हुआ है। आप जब उसको फॉर्म को फिलअप सही से करोगे तो जगह बहुत ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकार आपके लिए जगह दी है, तो आप भर सकते हो। आपको अगर सर डिप्लोमा में क्या भरेंगे, डिप्लोमा में तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, वहां आप लोग डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनो, ऑल सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, मेरा जो स्टेटमेंट को पकड़ना और मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी सोचना। ऑल सब्जेक्ट इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, हमारा जॉब क्या चीज के लिए है, अमीन के लिए। अमीन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और हम लोगों ने क्या लिखा, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में, वो सारा हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखना है, लिखना, अगर आप अपने मन से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी लिख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट इन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। तो मेरा जो कहना है, ठीक है, आपको हर कोई हर तरीका से बताएगा, मैं बस एक ये तरीका से बताता हूँ। जैसे देखो वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, ठीक है। होता है ना जिसका 99.99, 99.9, ऐसे परसेंटेज के हिसाब से सही कौन है, ठीक है, ये बस बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि वो कोई और गलत है, वो उनका भी कहना सही है, ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा था कि आप लोग, क्या बता रहा था मैं, कुछ कुछ बात और बात पे चल गया, भुला भी गया, चलो। तो ये मेरा कहना था कि आप लोग डायरेक्ट वहां पर भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 17 तारीख से जो करेक्शन का डेट आने वाला है, वहां पर आप लोग ध्यान से, जो भी आपको जैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था, देखो रेक्टिफिकेशन विंडो के बारे में, और से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रेक्टिफिकेशन विंडो जो आएगा, ईच एंड एवरी डिटेल, देखो यहाँ के, यू कैन चेंज ईच एंड एवरी डिटेल इन द रेक्टिफिकेशन विंडो पीरियड। समझ में आया बात को, कंफ्यूजन दूर हो रहा है, ठीक है। तो आपको हर चीज, आप जो भी चीज भरोगे उसको आप सही कर सकते हो। तो अब बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर कलर अपलोड कर दिए हैं, क्या किया जाए। सबको डर है रिजेक्शन का, और होना भी चाहिए। रिजेक्शन का किसको डर नहीं होता है, पहले सोचो, सिंपल, डर होना चाहिए, डर होता भी है, ठीक है। तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। सबमिट अगर कर दोगे तो रेक्टिफिकेशन विंडो का आपको चांस है, उस 4 दिन में ईच एंड एवरी डिटेल आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ो और समझने की कोशिश करो। कुछ कुछ बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे थे कि समय आधार नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या करें। तो सबसे पहले आधार को ले आओ, आधार आधार वेरीफाई करो, तभी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, मस्ट नेसेसरी है, ठीक है।
और टेक्निकल इशू लास्ट टाइम, देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। आप सभी को पता है बिहार में 40% ही रहता है, और अप्रोक्स 3500 सीट ही अप्रोक्स बिहार के बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहता है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं बिहार के। और बहुत सारे बच्चे बाहर के इसके अंदर फॉर्म भरते हैं, तो समझो कितना लोड पड़ेगा सर्वर पे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरेंगे और फाइनल सबमिट भी करेंगे। फाइनलाइज नहीं करने के कारण पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि वो लोग फाइनलाइज ही नहीं किए थे। और जब फाइनलाइज नहीं करोगे तो रेक्टिफिकेशन विंडो को भी कुछ नहीं कर पाओगे, वहां पर भी तुम कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। अब बहुत जगह है ओरिजिनल सर्टिफिकेट सर हमारे एक जगह इशू ही नहीं हुआ है, तो हम प्रोविजनल से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये भी बात होता है कि सर प्रोविजनल भी नहीं आया, अब हम क्या करें? प्रोविजनल हम कॉलेज से कैसे ले, क्या करें नहीं करें? कुछ सर्टिफिकेट नहीं आया है, कोई कोई ऐसा है 6 सेमेस्टर पास कर गया है, कोई एक सेमेस्टर का सर्टिफिकेट नहीं आया है कॉलेज में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास जितना ही चीज है, आप पास कर गए हो ना, डिप्लोमा पास आउट हो गए हो ना, सर्टिफिकेट नहीं आया है, कॉलेज में नहीं ना आया है, आपके पास तो कागज होगा ना, ठीक है, जीरोक्स होगा ना, आप उसी को अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। जो भी होगा काउंसलिंग में आपको दिखाना ही है। तो आप लोग ये सब चीज टेंशन नहीं लो कि एक सर्टिफिकेट नहीं आया, वेट कर लो। अगर कॉलेज में आ जाता है 16 से पहले, तो उसको डाल के मतलब तब मर्ज करके एक साथ डालो, ठीक है, ये सोच रखो। ये सोच मत रखो कि उसके कारण हम भरेंगे ही नहीं, ठीक है, ये सोच नहीं रखना है, ठीक है। और सभी अपने दोस्तों से भी भरवाओ, ठीक है। और देखो ये भी ध्यान से सुनो, अगर किसी किसी को कंफ्यूजन होता है सर्टिफिकेट नंबर में, तो आप डायरेक्ट अपना रोल नंबर या वो रोल नंबर भी डाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन आपको देखो कब डाल सकते हो, जब वहां पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर भी है, इनरोलमेंट नंबर भी है, फिर भी आप इनरोलमेंट नंबर डाल दिए, ये गलत है। अगर आपके सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर डालो, और अगर नहीं है तब इनरोलमेंट नंबर डालो, क्लियरली मेंशन किया गया है। क्यों किया गया तो सुनो, कि अगर आप इनरोलमेंट नंबर डालोगे तो आपको हाफी डेफिट लगवाना लेके आना पड़ेगा। समझ में आया बात को? तो अंतर पड़ जाएगा, इसलिए सर्टिफिकेट नंबर डायरेक्ट डालो, ठीक है। कलर वाला में मैंने बता ही दिया था। और ये वाला पॉइंट, ये मैं हरगिज इस बात को कभी नहीं मानूंगा, न मानना था न मानूंगा आगे। डिप्लोमा इज नेवर इक्विवेलेंट टू 12। ये एक हायर डिग्री होता है, डिप्लोमा 12 से एक क्लास आगे। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस पे भी हमेशा आवाज उठाते रहना, और ये ऐसा कभी होने मत देना, नहीं तो आप लोगों को ही बहुत जगह लॉस लगेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ लॉस लगेगा आपको भविष्य में पता चलेगा फिर, ठीक है। इस सब बात को ध्यान से आप लोग भरना है। सेमेस्टर वाइज मैंने बता दिया, जहाँ सेमेस्टर वाइज नहीं है वहाँ ईयर वाइज भरेंगे, लेकिन हाफी डिफिट फी लगेगा आपको, कि कहाँ पर इसका कॉलेज है जहाँ ईयर वाइज लगता है, ठीक है। आप मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा सीजीपीए सिस्टम में, ठीक है, कि दोनों आपको दिया हुआ है, मार्क्स दोगे तब भी आपके पास प्रूफ है, और 100 वाला सिस्टम में दोगे तब भी आपके पास प्रूफ है, तो आपको सोचने की बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। जो जैसा भी भरना चाहोगे दोनों सही है। इसके कारण मैं देख रहा हूँ ग्रुप में लड़ाई भी हो जाता है, हम ये भरेंगे हम ये भरेंगे, भाई भरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भरो फॉर्म, पहले फॉर्म भरो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा, और जो भी आपके लोगों के डाउट होंगे, हाँ उसके बाद एक बार आप लोगों को गुड न्यूज सुनाना चाहूंगा। याद करो मैंने जब पहले एक वीडियो बनाया था बीपीएससी जेई से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को बातें बताई थी कि आप लोगों का जो है एक बिल पास हुआ है, बिल जिसको कहा जाता है बिहार अभियंत्रण नियमावली सेवा 2022, इसको बिल कहा था मैंने। और ये बिल और एक्ट के मतलब आपको समझ में आता होगा, एग्जांपल बिल क्या होता है एक्ट क्या होता है। और पहले ही बिल पास हो चुका था, और अब एक तरीका से ये एक्ट लग चुका है, मतलब ये आप फुल्ली तरीका से कैबिनेट से पास हो गया है, और ये एक्ट के जैसे पास हो गया है। और इसमें साफ साफ अब मेंशन कर दिया गया है कि आगे आने वाली जो होंगी जॉब होंगी, उसमें 75 मार्क्स का 75% का आपको एग्जाम होगा,
और 25% का जो है वो संविदा पे जो नियोजित नियोजित जो होंगे, जो भी जेई होंगे, उनका वो प्रत्येक वर्ष का 5 अंक दिया जाएगा। और ये आप लोगों का अब एक्ट के जैसे लागू हो चुका है। आगे आने वाली जितने भी जॉब होंगी उसमें यही लागू होंगे। उसके बाद और कुछ खासा न्यूज है आप सभी के लिए। और फर्जी जो है, आज या कल तक में भी मैंने सुना है कि एलआरसी से अमीन से कुछ फर्जी निकले हैं फिर। ठीक है। और मैंने ये भी आप लोगों को न्यूज़ पता होगा कि कहीं पर रिश्वत लेते भी कुछ पकड़ाए गए हैं, अमीन से रिलेटेड, कानूनगो से रिलेटेड। ठीक है। तो फर्जी स्टूडेंट जितने भी हैं वो इस फॉर्म से दूर ही रहे। क्यों दूर रहने बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ही दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? वो भविष्य में अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो पहले काम कर रहे हैं वो काम तो कर लिए, पैसा तो कमा लिए, लेकिन अभी उनको दिक्कत झेलने पड़ रहा है। तो क्यों आप 1 से 2 साल बाद में आप दिक्कत झेलो? इससे बढ़िया आप सही तरीके से रहो और पढ़ाई करो और कुछ अलग चीज करो। ठीक है। फर्जी तरीके से घुसने की कोशिश ना करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हर सारा बात। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों के और जो जो डाउट होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।